हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 11 को आगे बढ़ाते हुए दो टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक का नाम है संचार के माध्यम और दूसरा है नेता और अनुयायी। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इस 1857 के जो विद्रोह था, इसको अलग अलग जगह पर हमें एक समानता देखने को मिली। बहुत सारे सन में देखने को मिला कि जो संचार के माध्यम एक समान देखने को मिले कि जो सिपाही थे वो एक छावनी से दूसरे छावनी तक अपने संदेश थे वो पहुंचा रहे थे और इस विद्रोह को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था। सातवीं अवध इरेगुलर कैवेलरी यानी कि घुड़सवारों ने नई जो कारतूस अंग्रेज़ों के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया और यही संदेशा उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को भी लिखा कि अंग्रेज़ों ने उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करी है और अपने धर्म को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वह इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसे गाय और सूअर की चर्बी से ग्रीस कर रखा था। अब ये सातवीं अवध इरेगुलर कैवेलरी इंतज़ार कर रही थी 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म की कि आखिर वो इसका क्या जवाब देते हैं। सिपाही और उनके संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर लोगों को अपनी बात समझाते, छावनियों में रह रहे सिपाहियों को अपनी बात समझाते और साथ के साथ अपनी योजनाओं को अंजाम देने की भी भरपूर कोशिश करते। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ बिल्कुल दृढ़ देखने को मिल रही है, वह है योजना और अपनी योजनाओं को अंजाम देना और जगह जगह पर जाकर, एक जगह से दूसरी जगह छावनी तक जाकर अपने विद्रोह के बारे में बातचीत करना और उसे कामयाब बनाना। विद्रोहों की जो बनावट थी उसके साक्ष्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो हमें इनमें बहुत ही ज़्यादा योजना देखने को मिली, समन्वय देखने को मिला। तो इतिहासकारों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये योजनाएं बनाई कैसे जाती थीं, ये योजनाकार कौन थे। लेकिन इन प्रश्नों के जवाब देना इतना आसान नहीं है क्योंकि जिस समय के हम दस्तावेज पढ़ रहे हैं, इन दस्तावेज़ों में इन प्रश्नों के साक्षात तौर पर उत्तर नहीं दिए हुए। लेकिन एक ऐसी घटना है जो हमें ये बताता है कि आखिर ये जो विद्रोही थे, जो सिपाही थे, कैसे इन्होंने अपनी गतिविधियों को और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। कैप्टन हर्से जो अवध की मिलिट्री पुलिस के थे, उनको भारतीय सिपाहियों ने इस विद्रोह के दौरान सुरक्षा प्रदान करी। 41वीं जो नेटिव इन्फेंट्री वहाँ पर जो तैनात थी, उन्होंने अपने बहुत सारे गोरे अफसरों को मार गिराया था और अब वो ये चाह रहे थे कि ये जो मिलिट्री पुलिस है अवध की, वह कैप्टन हर्से को या तो मार दे या फिर उसको उनके हवाले कर दे। लेकिन मिलिट्री पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि इस घटना के बारे में जो फैसला है वो वहाँ के देसी अफसर लेंगे और वो ही ये तय करेंगे कि आखिर कैप्टन हर्से को मार दिया जाएगा या फिर उसको 41वीं इन्फेंट्री के हवाले कर दिया जाएगा। चार्ल्स बाल, जिसने 1857 के शुरुआती दौर पर अपने बहुत सारे दस्तावेज़ लिखे हैं, उनके दस्तावेज़ों से हमें ये पता चलता है कि कानपुर की जो सिपाही की लाइन्स थी उसमें रात के समय में पंचायतें बैठती थी। तो एक बात तो तय है कि यही पंचायतें वो सारे निर्णय लेती थी कि किस तरीके से ये विद्रोह चलाया जाएगा, कहाँ कहाँ इसको फैलाया जाएगा, कौन कौन इसमें कार्यान्वित होंगे और कैसे अपनी योजनाओं को अंजाम दिया जाएगा। तो एक बात तो सही है कि आखिर इन विद्रोहियों के बीच में, इन सिपाहियों के बीच में हमें इतनी एकता क्यों देखने को मिली। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सिपाही अपना एक जैसा ही लाइफस्टाइल शेयर करते थे,
एक ही इनकी जाति थी, एक ही जगह से ये आते थे। फिर इनके लिए एक जगह पर बैठकर अपने भविष्य के लिए निर्णय लेना कोई असाधारण सी बात नहीं है। ये सिपाही जो थे, इन्हीं इस रिबेलियन का, इस विद्रोह के कर्ता धर्ता थे, जिसके चलते उन्होंने इस विद्रोह को कामयाब करने की जी तोड़ कोशिश करी और शुरुआती महीनों में वो कामयाब भी हुए। नेता और अनुयायी। अब इतिहासकार ये मानते हैं कि किसी भी विद्रोह को चलाने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए एक अच्छे नेता का होना बहुत ज़रूरी है, जो अपने नेतृत्व के साथ और अपने संगठन के साथ आंदोलन को या किसी विद्रोह को आगे बढ़ा सके। विद्रोहियों ने भी शुरुआती तौर पर सबसे पहले अपने नेताओं को ही ढूंढना शुरू किया, जो उनकी मदद कर सकें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जाने के लिए। स्टार्टिंग में जो हमने फ़र्स्ट लेक्चर पढ़ा तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि जो मेरठ के सिपाही थे वो भागकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए, जहाँ पर वो मुग़लों के एक शासक बहादुर शाह ज़फ़र से मिले और उनसे उन्हें अपील करी कि वह इस विद्रोह के नेता बन जाएं। लेकिन बहादुर शाह इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। जब सिपाहियों ने उनके सामने ये मांग रखी तो वो काफ़ी भयभीत हो गए और उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व करने से भी मना कर दिया। पर जब ये सिपाही मुग़ल साम्राज्य के दरबार में, ये लाल किले में जब ये एंटर हो गए और उन्होंने किसी भी तरीके से दरबार में आने से पहले कोई भी शिष्टाचार नहीं दिखाया और बिल्कुल एक मित्र की तरह ही उन्होंने बहादुर शाह से बात करी, तो कहीं ना कहीं बहादुर शाह को लगा कि अब उनके सामने और कोई विकल्प नहीं बचा है और उन्होंने इस विद्रोह का नाम मात्र नेता बनना स्वीकार कर लिया। अगर हम और जगह की बात करें जैसे कानपुर की, तो कानपुर में जो सिपाही थे उन्होंने नाना साहेब को ये कमान दे डाली, जो कि पेशवा बाजीराव II के उत्तराधिकारी थे। नाना साहेब के पास भी और कोई विकल्प नहीं बचा और उन्होंने इस विद्रोह को ज्वाइन कर लिया एज अ लीडर। झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया, फोर्स किया गया कि वो इस विद्रोह की कमान संभाल लें और अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला करें। अरहा एक जगह है बिहार में, वहाँ पे कुंवर सिंह नाम के एक जो स्थानीय ज़मींदार थे, उन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अवध में जब नवाब वाजिद अली शाह को वहाँ से निकाल दिया था और उनके जो राज्य था वो बिल्कुल तहस नहस हो गया था, क्योंकि दरबार के साथ बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हुई थी, जिसके चलते जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए हुए थे। हर एक शख्स जो दरबार के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे रानी, राजा, नवाब, तालुकादार, सब ने मिलकर इस विद्रोह में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। लखनऊ में जो शासक थे ब्रिजेश कदर, जो कि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, उन्होंने इस विद्रोह की कमान को संभाला। अब ये विद्रोह का जो संदेश था वो आम आदमी और पुरुष एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे थे। इसमें धार्मिक नेताओं ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई, जैसे कि मेरठ का ही एक फ़कीर था
माना जाता था कि वो हाथी पर सवार होकर आता है और जो भी सिपाही हैं वो उससे बार बार मिलते हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो जब अंग्रेज़ी सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक नेता थे जो कि खुद से ही पैगंबर बने हुए थे, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को बर्बाद करने की पूर्ण रूप से ठान ली थी। 1857 की इस क्रांति में जो स्थानीय नेता थे वो भी सामने आए और उन्होंने किसानों से, ज़मींदारों से और कबीले के लोगों से अपील करी कि वह इस विद्रोह का हिस्सा बने। शाहमल ने बरौत गांव का नाम है एक यूपी में, वहाँ के गांव वालों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़ा किया। ठीक ऐसा ही कोल आदिवासी जो लोग थे, जो छोटा नागपुर में सिंगमम ज़िले में रह रहे थे, वहाँ पर गोनू नाम का एक आदिवासी था जिसने कोल कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि उत्तर भारत में इस 1857 के जो विद्रोह की जो आग थी वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और इसके ऊपर अंग्रेज़ों का काबू पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वह इसे बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहे थे और इसके पीछे मुख्य कारण था इस विद्रोह को चलाने के लिए समानता, योजना और उन योजनाओं को सही तरीके से अंजाम देना, जिससे ये विद्रोही काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हुए। धन्यवाद।